मुझे मेरा करियर का बिगेस्ट लॉस 2019 में क्रूड ऑयल में पड़ा था, जब मैंने एक ही दिन में 8-9 लाख दिए थे, एक दिन में। यू आर अनसेटल्ड, यू आर नर्वस, यू आर स्कैर्ड। तो मेरी हालत वैसी थी जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोमन ईरानी नहीं था, मतलब जस्ट एक जब स्ट्रेस में आता तो हंस रहा है। अभी के सिचुएशन में आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने ट्रेड्स पिछले 2 सालों से? बाइंग चलता जा रहा है, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट। तो जब फटेगा तो पूरा अगर हाँ, और जब नीचे फटेगा तो द ट्रेडिंग कॉस्ट्स आर थ्रू द रूफ। तो योर बेस्ट बेट इज कि आप एक स्टॉक ले और वो फटे। वाई आर वी ट्रेडिंग? वी आर नॉट ट्रेडिंग फॉर 2000 रुपीज अ डे। जो जगह आपको अरबों रुपए देने के लिए बैठा है, वहां पे आप 2000 का विश लेके क्यों आए? उससे बेटर है आप नौकरी कर लो। तो मार्केट में और पता नहीं देने के लिए क्या है, मार्केट के पास देने के लिए पैसा बहुत है। और इंडिया का बेस्ट इक्विटी ट्रेडर कोई गरीब नहीं होने वाला है, वो भी रोज रॉयस में घूमेगा। बस थोड़ी देर बाद काफ़ी सारे फनी कमेंट्स ट्रेडर कम्युनिटी ने ही लिखे हैं आपके लिए कि इनकी कुंडली में जरूर राहु केतु और शनि अच्छे घर में ही बैठा है। ये टॉप 10 प्रॉब्लम्स है जो ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा टैरो कार्ड सेशन है। आज हमारे साथ है साहिल रॉमित्रा। तो आज के इस वीडियो में हम इनसे इनकी सारी स्ट्रैटेजी समझेंगे एंड ये अपने पोर्टफोलियो को कैसे साइज करते हैं एंड कैसे ये अपने नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। वेलकम साहिल सर। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। अभी के मार्केट्स में बेसिकली क्या चल रहा है? अभी हमने लास्ट 2 सालों से देखा है कि मार्केट्स हैव बीन रेंज बाउंड। तो आप जैसे एक डायरेक्शनल और पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपके पास कुछ चैलेंजेस होंगे, क्योंकि एक डायरेक्शनल ट्रेडर हमेशा पैसा सबसे ज़्यादा तब कमाता है जब एक डायरेक्शन में मार्केट जाता है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। तो अभी के सिचुएशन में आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने ट्रेड्स पिछले 2 सालों से, एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन से सेक्टर में आपको बेट लेना चाहिए? सो यू आर राइट कि करेंटली द मार्केट इज़ इन अ रेंज। अगर हम थॉमस बुल्कोव्स्की का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो जब भी एक सिक्योरिटी एक रेंज में आता है, इट जनरली ब्रेक्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिसीडिंग मूव। ओके। तो जो मार्केट का प्रिसीडिंग मूव है, जहाँ 26,000 से रेंज स्टार्ट हुआ है, उसका जो प्रिसीडिंग मूव है वो अपवर्ड है, एंड नाउ इट इज़ इन अ रेंज। तो Correct. कहने का मतलब क्या है? दिस इज़ अ मार्केट विच इज़ रेंज विद अ लॉन्ग बायस। ओके। तो अगर हमारा बायस लॉन्ग हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, द क्वेश्चन इज ऑब्वियस, नाउ वी हैव टू बाय, बट Okay. बाय वेयर? तो वी विल बाय द डिप, मतलब सेल द राइज एंड बाय द डिप, यही दो क्वेश्चन है। अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल 25,000 पे, तो हमें क्या इसे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? इट डिपेंड्स कि इससे पहले निफ्टी कहाँ था। अगर निफ्टी 24 से 25,000 आ रहा है और अगर आप एक ट्रेडर से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो ट्रेडर आंसर करेगा कि इसका जब डिप आएगा हम बाय करेंगे। वेराज अगर वो 26 से 25 आ रहा है, तो ट्रेडर बोलेगा जब इसमें रैली आएगा तो हम सेल करेंगे। तो जब हम प्राइस एक्शन असेस करते हैं, तो हमारा असेसमेंट बन जाता है दिस इज़ अ स्ट्रक्चरली बुलिश मार्केट विच इज़ करंटली इन अ रेंज, और वो कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर एक बुलिश मार्केट कंसोलिडेट होता है तो हम एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड बाइंग? एक्यूमुलेशन तब होगा जब एक सिक्योरिटी वीकली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरा है। वेराज बाइंग तब होगा जब एक सिक्योरिटी डेली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हुआ है बट रिसेंट ही करेक्शन है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड बाइंग। अगर हम मार्केट को एक्यूमुलेशन मोड में डालते हैं तो हम वेट करते हैं कि एक सिक्योरिटी वीकली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाए, वेराज अगर हम मार्केट को बाइंग मोड में डालते हैं देन हम वेट करते हैं कि वो सिक्योरिटी डेली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाए, जिसके टेक्निकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एंड आई विल शो इट टू यू विज़ माई ओन पोजिशंस, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ हाइपोथेसिस। ये मेरा हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट कि ये ट्रेडिंग का लॉ है, ये बस मेरा रूल है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर मुझे एक्यूमुलेट करना है, एक स्ट्रक्चरली बुलिश स्टॉक को वीकली चार्ट्स में ओवरसोल्ड होना चाहिए। वेराज अगर मुझे बाय करना है तो एक स्ट्रक्चरली बुलिश स्टॉक को डेली चार्ट्स में ओवरसोल्ड होना चाहिए। जब मैं बाय करूँगा मैं फ्यूचर्स में करूँगा, जब मैं एक्यूमुलेट करूँगा तो मैं इक्विटी में करूँगा और बहुत दूर के फ्यूचर्स में करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी अगस्त में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं अक्टूबर के फ्यूचर्स क्रिएट करूँगा, ओके। क्योंकि मैं उसे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और मेरा व्यू है कि ये स्टॉक जनरली अपवर्ड बायस रखेगा। एंड बट उसे टाइम चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिर के करेक्ट हुआ है, तो इट्स गोइंग टू बी इन अ रेंज। वेयर अगर पुल बैक शैलो होगा तो आई विल गो इन फ्यूचर्स, क्योंकि वो मोमेंटम में भी बेनिफिट कर सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस विच एज वी गो इन द कॉन्वर्सेशन आई विल एक्सप्लेन विद चार्ट्स। करेक्ट। तो सर
आपकी फिर लाइव पोजीशन से स्टार्ट करते हैं जैसा आपने कहा, सो दैट हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर ट्रेड्स, कि कैसे सेक्टर आइडेंटिफाई करते हो, कैसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हो, एंड देन कैसे पोजीशन किधर लेते हो। बिल्कुल, एक्चुअली इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक ट्रेडर एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है एंड एक ट्रेडिंग सिस्टम एक्टिवली कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता है और उनको अगर उसने सही तरीके से आंसर किया है वो और कई और क्वेश्चंस का आंसर दे जाता है जो ट्रेडर ने एक्टिवली पूछा नहीं था। हम्म, सो इफ़ यू फॉलो सम जनरल गुड प्रैक्टिसेस तो वी आर ऑटोमेटिकली अलाइंड विद द मार्केट टू सम एक्सटेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि मैं डेली उठ के अराउंड हाफ एन आवर एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप एक मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको अनगिनत बेनिफिट्स सुना देंगे। करेक्ट। वेरएज़ मैंने तो जस्ट एक प्रोटोकॉल रखा था कि मैं हाफ एन आवर उठ के बस ये कसरत करके जा रहा हूँ। हम्म, सो सिमिलरली द ट्रेडर विल कम अप विद अ सिंपल प्रोटोकॉल बट उसके बेनिफिट्स अनगिनत हो सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ दोज बेनिफिट्स गेट अलाइंड विद द सिस्टम विच आई विल शेयर विद यू एज वी कम्युनिकेट। तो हम लोग सीधा पोजिशन की तरफ चलते हैं बिकॉज वी आर डूइंग दिस ऑन अ थर्सडे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। करेक्ट। सो मेरा इमोशन भी मेरे पोजीशंस के साथ चेंज होता है, सो वी विल सी दैट एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। सो मैं आपके साथ जस्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो दीज आर माय करंट पोजीशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि आई एम अ फ्यूचर्स ट्रेडर करेक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आंसर करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम्म, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज़ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सपोज कीजिए कि आपके पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आपको वो बेचना है, पर मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी की कीमत है 1.25 करोड़, ये मुझे लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास आऊँगा, मैं बोलूँगा सर ये लो 1 लाख रुपए, मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं बायर अरेंज करके आ रहा हूँ आपके लिए। ओके। तो अब क्या हुआ मैंने आपके प्रॉपर्टी का 1% आपको दिया, आपको तो सिर्फ 1 करोड़ से मतलब है और मैंने आपसे 1 महीने का टाइम मांगा। ये जो 1% मैंने आपको दिया है, मार्केट में हम इसे बोल देंगे प्रीमियम। तो 25,000 का निफ्टी होगा, 250 का ऑप्शन होगा, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और ये जो टाइम मैंने मांगा आपसे, इसको हम बोल देंगे एक्सपायरी। वीकली से लेके 3 महीने तक कहीं एक्सपायरी हमारे पास है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग केस, मैं मार्केट में जाता हूँ बेचने के लिए और मुझे मिल जाता है 1.25 करोड़ का बायर। तो अब मेरा प्रॉफिट उस केस में कितना होगा? 25 लाख। 25 लाख, क्योंकि आपका कंसर्न तो 1 करोड़ से था, मैंने 1.25 करोड़ से कलेक्ट किया, आपको आपका 1 करोड़ दे दिया, डिफरेंस मैंने रख दिया। अब मेरा ये जो प्रॉफिट 25 लाख का बना, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? लाख रुपए। लाख रुपए। जो मैंने डिपॉजिट आपको दिया वो मेरे को मिला। अभी इज देयर एनी सर्कमस्टांस कि इस अरेंजमेंट में मेरे को 25 लाख से ज़्यादा मिल सकता था अगर प्रॉपर्टी महंगा बिकता तो ही, बट लेट अस से कि प्रॉपर्टी आपका 1.25 करोड़ में ही बिका, ओके। तो मेरा मैक्स अर्निंग तो कैप्ड हो गया डेल्टा पे। बिल्कुल। डेल्टा हो गया डिफरेंस बिटवीन आपका प्राइस एंड जो मैंने फाइनली सेल किया 25 लाख का। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरे को 30 का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, द मैक्सिमम दैट यू कैन अर्न इज द डेल्टा व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 1। अभी फ्यूचर इज दैट केस, फ्यूचर इज अ केस ऑफ एन ऑप्शन जहां पे डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, टेंडिंग टू इक्वल टू 1, चाहे स्ट्राइक से वो कितना भी दूर हो। अभी इसी अरेंजमेंट को सपोज हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते, मैं आपको 1 लाख रुपए देता डिपॉजिट के लिए या 50,000 देता डिपॉजिट के लिए, और इस बार आप एक कंडीशन जोड़ देते कि अगर प्राइस 2 रुपए से बढ़ेगा मैं तुम्हें 1 रुपए दूंगा। तो अब जब 25 लाख डिफरेंस मिला मुझे तो 12.5 ही मिला। हाँ। तो ऑप्शन इज अ केस जहां पे डेल्टा इज इक्वल टू लेस देन 1। ओके। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि आपका जो बाइंग पोटेंशियल है दैट इज मैक्सिमम टू 1, दैट इज व्हेन योर ऑप्शन गोज डीप इन द मनी, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ फ्यूचर। करेक्ट। तो फ्यूचर एसेंशियली इज एन ऑप्शन जहां पे डेल्टा इज इक्वल टू 1। अब हम्म। क्वेश्चन ये है कि आप 50,000 क्यों दे रहे हो यहाँ पे टू टेक दैट डेल्टा, क्योंकि अब आपका रिस्क 50,000 का ही हो गया। करेक्ट। कहने का मतलब है आप चले गए, मैं चला गया प्रॉपर्टी बेचने, रिस्क आधा हो गया तो आपका प्रॉफिट कुछ भी एक आधा हो गया। हाँ मैंने इस एग्जाम्पल में दिया, यस। हालांकि इन रियलिटी दी कॉम्प्लिकेशंस आर कितना टाइम मांगा, ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट क्या है, करेक्ट। वॉलेटिलिटी कितना, ये सब चीज़ें फैक्टर होता है उसमें, बट दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको डिस्कस किया। अभी सपोज कीजिए कि मैं वही प्रॉपर्टी लेके जाता हूँ 1 करोड़ की बेचने के लिए और मुझे सिर्फ 90 लाख का बायर मिलता है। मैं तो सोच रहा था 1.25 करोड़ में जाएगा, बट कोई लेने को तैयार नहीं है उसको 90 लाख पे, द बेस्ट बिड इज़ 90। तो अब मैं क्या कर दूंगा, मैं बोल दूंगा सर रख लो वो लाख रुपए, नहीं चाहिए आपका घर। सिमिलरली दूसरे केस में क्या करता है, रख लो वो 50,000, नहीं चाहिए आपका घर। इन अदर वर्ड्स ऑप्शंस जो है, क्योंकि उसका डेल्टा लेस देन 1 है तो वो डाउन साइड में आपको हेल्प कर देगा।
बट अगर आपको लगता है कि आपका एज आपका पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट है, तो और आपको अर्न करने के लिए आप मार्केट में हैं, तो यू आर गोइंग टू गो फॉर डेल्टा इक्वल टू 1। तो जब आप एडिक्वेटली फंडेड हो जाओगे, हुँ, तब आप डेल्टा इक्वल टू 1 के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, विच इज़ फ्यूचर्स। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हुँ, एंड वेरी ऑफन ट्रेडर्स कम टू दिस डिस्कशन। तो मेरा जस्ट मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताना था कि आप डेल्टा इक्वल टू 1 कर दो, गामा इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको फ्यूचर मिल जाएगा। करेक्ट। So this is the reason why I create positions in futures portfolio। and अगर आप देखेंगे तो I will have, जैसे अगर AU बैंक आप देखेंगे तो you will हुँ, see a future position of August। करेक्ट। अगर आप APL देखेंगे तो you will see a future position of October। हुँ, फोर्स मोटर्स देखेंगे, you will see a future position of October। LTF देखेंगे, you will see a future position of August। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि I have applied different trading systems to pick up these positions। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप मेरे इक्विटी पोजीशंस देखेंगे, हुँ, दे विल आल्सो हैव समथिंग डिफरेंट। सो ओके। डोंट गो बाय दिस, क्योंकि दिस फैक्टर्स द डेट का सिनेरियो। हुँ, हुँ, मोस्टली आप टोटल इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू देखेंगे, एक अप्रोक्सीमेट पीएनएल देखेंगे, एंड विद दैट यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ आई हैव बीन डूइंग इन अ लॉन्ग ओनली मार्केट, क्योंकि मार्केट इज स्टिल रेंजिंग। एंड अगर आप मेरे फ्यूचर पोजीशंस भी देखेंगे, ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग पोजीशंस, हुँ, एंड नो, नन ऑफ देम हैव अ सिंगल हेज। करेक्ट। यानी कि ऐसा ओके। नहीं होगा कि मैंने एयू बैंक का अगस्त का फ्यूचर लिया है तो बगल में कहीं एयू बैंक का पुट लेके बैठा हूँ। हुँ, तो एयू बैंक का अगस्त का फ्यूचर लिया है, वो एक एसएल के साथ है। हुँ, अगर गैप डाउन होगा मैं वो पे करूँगा, एंड अगर वो ऊपर जाएगा तो मैं वो पूरा पैसा लूँगा, डेल्टा इक्वल टू 1। तो मैंने जब ओके। भी एयू बैंक लिए होंगे, मैंने 2 3 4 लॉट्स लिए होंगे, उसके कुछ टारगेट हुँ, हिट हुए होंगे, बचा हुआ पोजीशन है, वो चल रहा है। सिमिलरली अगर आप नीचे नेगेटिव वाले स्टॉक्स में स्क्रॉल करेंगे, आपको बीएससी दिख जाएगा। हुँ, यहाँ पे अगस्त का आप देखेंगे 400 क्वांटिटी बचा है, हुँ, अक्टूबर का आप देखेंगे 200। इन दोनों के वैल्यूज देखिए कितने अलग हैं, करेक्ट। बिकॉज कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स हैव कॉल्ड देम। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ट्रेडर 3500 पे भी लॉन्ग हो रहा है और उसी स्टॉक पे 3660 पे भी लॉन्ग हो रहा है? क्योंकि वो कंप्लीटली अलग सिस्टम्स हैं। ओके। तो जिस पे मैं 3660 पे लॉन्ग हुआ हूँ उसको मैंने अक्टूबर तक का टाइम दिया है, वेर जिस पे मैं 3510 पे लॉन्ग हुआ हूँ उसको मैंने अगस्त तक का ही टाइम दिया है। एंड वॉट इज़ दी स्टाइल जो मैं एडवोकेट करना चाहता हूँ कि मैंने अपने पोजिशन ले लिए, आई टुक माई ट्रेड्स। हुँ, मैं 2 लॉट्स और उसके मल्टीपल में लेने की कोशिश करूँगा, मैं एक पार्शियल टारगेट लूँगा और विनिंग पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करने की कोशिश करूँगा। ओके। अब मुझे नहीं पता कि एयू बैंक कहाँ जाके रुकेगा, हुँ, वो यहीं पे ही रुक जाएगा, यहाँ से रिवर्स, आई डू नॉट नो ऑल ऑफ दैट। नीचे मेरा एसएल है, पार्शियल टारगेट मैंने ले रखा है, एंड नाउ आई एम होल्डिंग ऑन टिल एक्सपायरी। और ये मैं क्यों एडवोकेट करता हूँ, क्योंकि एस टी टी इज़ थ्रू द रूफ, द ट्रेडिंग कॉस्ट्स आर थ्रू द रूफ। इवन ऑप्शन बाइंग के लिए जो एक्सपायरी डे मार्जिन है दे आर एक्सट्रीमली हाई। तो योर बेस्ट बेट इज़ कि आप एक स्टॉक ले और वो फटे। अगर मार्केट रेंज में जाएगा तो ज़्यादा स्टॉक्स नहीं जाएंगे, आपको हुँ, पैसा नहीं मिलेगा, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको ज़िंदा रखेगा। करेक्ट। तो मैं 1.5 साल 2 साल से लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा हूँ। जैसे होल्डिंग्स मैंने आपके साथ शेयर हुँ, करने की कोशिश की, ये पोजीशंस मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ये इतने सारे क्वांटिटीज़ हैं कि इनको चेंज होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लस माइनस ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाएंगे। हुँ, एंड इसमें भी बहुत सारे नुआंसेस हैं कि क्यों ऐसा है कि एयू बैंक में सिर्फ एक लॉट है, अदानी पोर्ट्स में आप देखिए कितना क्वांटिटी, इट्स वॉट एट 1708, ओके। इट इज़ करेंटली एट 1707 और लॉस ऑलरेडी 7000 का हुआ है एक हुँ, रुपये गिरने पे। करेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वांटिटीज़ इस पे हैं। लाइक देयर इज़, आई डू नॉट नो, मे बी शायद 14 लॉट्स इसमें चल रहे हैं। हुँ, यू कैन लुक एट फिनिक्स, ऑलमोस्ट 9-10 लॉट्स इसमें चल रहे हैं। करेक्ट। सो हाउ इज़ इट दैट डिफरेंट पोजीशंस हैव डिफरेंट अपील्स? तो इनके एसएल्स कितने टाइट होंगे? सो इसमें बहुत सारे, मेरा कहने का पॉइंट है, व्हेन अ ट्रेडर इज कमिंग, तो कई बार लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट दिखा के आप चले जाइए, हुँ, विच मीन्स वेरी गुड। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि अ लॉट ऑफ वर्क एंड प्लानिंग हैज़ गॉन इनटू दिस। ये स्टॉक्स जो आपको अभी पोजीशन में दिख रहे हैं, इसको बहुत पहले से आइडेंटिफाई किए गए हैं एंड एक पूरा लिस्ट रेडी है। एंड बस हम बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट एक लेवल पे जाएगा तो हम रिएक्ट करेंगे। And that is what takes us through. So I just wanted to share ki these are my positions, good or bad. This is how I do it. This is my strategy. Long only, no hedge. SL is the only key. पार्शियल टारगेट लेना ही लेना है और विनिंग पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करने का फुल प्रोसेस डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। एंड जो क्वांटिटी है वो मेरे रिस्क के हिसाब से है कि मैं क्यों हुँ, किसी में 14 लॉट जा रहा हूँ, क्यों किसी में 2 लॉट जा रहा हूँ। वो कॉम्प्लेक्स मैथ है, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ट्रेडिंग स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड इट, बट मे बी एट द मोमेंट वी कैन जस्ट डिस्कस ऑन हाउ दीज डिसीजंस आर टेकन। करेक्ट। सो अभी हमने आपका बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया, कैसे आप
कितना रिस्क देते हैं अपने ट्रेड को, एंड कैसे आप अपना विनिंग स्टॉक को अपना कितने देर तक होल्ड करेंगे, वो भी हमने डिसाइड कर लिया कि वो मार्केट ही डिसाइड करेगा कहाँ तक मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा, हम यस। रिवॉर्ड को कैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने रिस्क को कैप किया है। दैट्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ अ ग्राफ विच इज स्क्यूड ऑन द राइट। करेक्ट। एक ग्राफ राइट साइड पे स्क्यू कब होगा, जब उसका फैट टेल राइट पे आएगा, और वो कब आएगा, अगर आप राइट साइड को कैप नहीं करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को कैप नहीं करते हैं। आप लेफ्ट साइड जो लॉस है उसको कैप करने की कोशिश करते हैं, बट यू स्टिल विल नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल, क्योंकि कोई गैप हो जाएगा, कुछ ट्रेड हो जाएगा। बट आप कोशिश उसके लिए करेंगे। बट कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं सर मुझे तो मार्केट से सिर्फ 2,000 रुपये ही चाहिए, मुझे तो मार्केट से सिर्फ महीने का 50,000 रुपये ही चाहिए, मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, मैं क्या करूं। मेरा पॉइंट क्या है कि मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ वेल्थ। जो जगह आपको अरबों रुपए देने के लिए बैठा है, वहां पे आप 2,000 का विश लेके क्यों आए? जिस जगह पे लोग अरबों रुपए डालते हैं, वहां पे आप अपना सिर्फ 20,000 लेके क्यों आए? वाई डोंट वी क्रिएट अ सिस्टम विच इंक्रीजेज आर कॉन्फिडेंस, कि हमें कॉन्फिडेंट महसूस हो मार्केट में अपना पैसा डालना। अगर मुझे लगता है कि 50 लाख का 1 BHK का फ्लैट आता है, तो मैं शायद मार्केट में वो 50 लाख डाल के उस फ्लैट को आउट परफॉर्म कर सकता हूँ। बिल्कुल। वाई डोंट वी बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस? क्योंकि वो बंदा जो आज की डेट में 50,000 रुपये मार्केट में डाल रहा है, वो भी कभी ना कभी एक 1 BHK फ्लैट तो लेने ही वाला है। तो अगर हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, देन वी कैन एलोकेट कैपिटल। और कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आता है जब आप एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उसको पीरियोडिकली इवेल्युएट करते हैं। सो द आइडिया बीइंग कि कंट्रोल द लॉस, इवन दो आई नो कि रियलिटी में मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट आप तो पूरा ब्रेक लगा के रखिए, और जो प्रॉफिट होगा ना, देन सिट एंड वॉच इट, सिट एंड वॉच इट। वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट वो है। बहुत टफ है। अभी देखिए, जब ये AU बैंक जब 82,000 से गिर के जब 44,000 पे आएगा ना, बहुत लोगों को मूड ऑफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। बहुत लोगों का मूड ऑफ। मैं बोल रहा हूँ कि यार लॉस तो नहीं हो रहा है ना। अगर मैंने AU बैंक से बुक कर दिया तो क्या होगा, मेरा मार्जिन रिलीज हो जाएगा। अब जब मार्जिन रिलीज हुआ, वो कहीं और जाने वाला, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहां रिस्क नहीं था। तो व्हाट इज द बेटर रिस्क, लूजिंग योर गेन और बुकिंग अ फ्रेश लॉस? तो अकाउंट पर्सपेक्टिव से लूजिंग योर गेन इज द बेटर रिस्क। आपका अकाउंट नहीं गिरता है। एंड व्हाट इज द हाइपोथेसिस कि मेरे को AU बैंक पे 80,000 भी दिखेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। बट अगर सपोज अभी ऑब्वियसली दी स्टॉक्स आर नॉट एक्यूरेट, क्योंकि BSE में तो सॉरी अदानी में 14 लॉट है, तो वो कंपेयर नहीं होता एज कम्पेयर टू AU बैंक। ठीक है, बट AU बैंक पे अगर सपोज कीजिए मेरे पास 14 लॉट होते हैं, ठीक है, मैं छोड़ता भी नहीं उस पोजिशन को, सामने वो चल रहा है बस। And you are unsettled, you're nervous, you're scared, but it doesn't matter, you don't press the button. शुरू में ये सब होता है। जैसे मैं इस समय अदानी पोर्ट्स एंड फिनिक्स को लेके I'm unsettled because I have made some adjustments to the system which is dragging me in repeatedly. मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, it's a longest story. तो I'm unsettled, I need the results to come out and I'm just hoping कि देखो रिजल्ट दोनों साइड का आ सकता है, कि प्लीज़ बट इस बार थोड़ा फॉरवर्ड जाने देना। अगली बार ले लेंगे लॉस इस सिस्टम का, बट अभी नहीं चाहिए मुझे इस समय। और मैं अगर मार्केट आवर्स में यहाँ पे भी हूँ, साइमल्टेनियसली माई ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एंड कंप्लीट रिस्क प्रोटोकॉल इज देयर। वी टेक, हाँ, एक ट्रेडर का मार्केट के साथ वही रिलेशन है जो एक शेरपा का पहाड़ के साथ है। ओके। दे आर, आपने देखा है शेरपा डॉक्यूमेंट्री जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं और ये वो? नहीं आया है। सो शेरपाज आर दीज पीपल, दे आर ऑफ अ कम्युनिटी, जो अगर आप कभी हाई माउंटेन जाएं तो वो आपका सामान वगैरह लेके जाते हैं। तो हालांकि ग्लोरी तो उसका है जो चढ़ के आता है, बट ये बंदे तो सामान लेके जाते हैं। करेक्ट। तो जो लोग चढ़ते हुए जाते हैं ना, उनका बहुत कैजुअल अप्रोच होता है। वो लाइफ में एक बार ये करने वाले हैं। बट अगर आप शेरपा को देखोगे ना, वो पहाड़ की पूजा करता है। वो बंदा जो रोज जाके आ रहा है, उसकी फटी पड़ी है पहाड़ को लेके, वो पूजा कर रहा है। और जो कैजुअल फॉरेन टूरिस्ट आया है, वो अपना सामान थैला उसको देख के बस जा रहा है। सो अ ट्रेडर इज लाइक अ शेरपा, ही हैज़ द स्किल टू स्केल अप द माउंटेन, बट ही इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ द माउंटेन। ओके। वो पूरा प्रोसेस क्रिएट करता है उसके लिए। माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बट माउंटेन्स किल यू। यही मार्केट है, बहुत सुंदर है, बट इट विल किल यू। आपने अभी बात कर ली है शेरपा की, सो यू आर द शेरपा फॉर अस अभी फिलहाल मार्केट्स के। तो अभी हम इसमें आपके जैसे हमने देख रहे हैं अगस्त के भी फ्यूचर्स के हैं, अक्टूबर के भी फ्यूचर्स के हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि अगस्त के फ्यूचर्स वाले जो ट्रेड हैं उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, एंड अक्टूबर वालों को कैसे आइडेंटिफाई किया। सो ताकि व्यूअर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। आई डोंट नो, मतलब मेरे को एक प्रीवियस हमारे कॉन्वर्जेशन से याद आ रहा है, मेरे को याद है कि जब
सिल्वर वाज अराउंड 35,000, आप बता रहे थे किस लेवल पे आप अक्यूमुलेट कर रहे थे। हाँ, या तनिष्क में जाके थैले थैले भर भर के लेके। या दैट्स करेक्ट, आपको याद है वो? यस आई रिमेम्बर, जब वो सिल्वर 4 लाख था ना हाँ, तो मैंने बहुत याद किया था आपको। अभी 2.5 लाख आया तो अभी मैं बट यस दैट्स करेक्ट। एक्चुअली मेरे को याद है कि 37,200 का मेरे पास बिल है फिजिकल सिल्वर का, मैं ईंटें लेके घूम रहा हूँ एयरपोर्ट पे, ठीक है। हम लाइक ये फटने वाला है, मुझे चाहिए सिल्वर। उस समय आई डिडंट नो हाउ टू डू इट, लाइक आई जस्ट फेल्ट दैट नीड, बट दैट इज व्हेन आई वाज अ मच यंगर ट्रेडर, द इमोशंस वुड गेट द बेटर ऑफ मी, कि मुझे अगर एक पैटर्न दिख रहा है, मुझे अगर ये दिख रहा है, तो आई नीडेड टू एक्ट नाउ, ठीक है। मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मेरे को घर वाले बोल रहे हैं कि व्हाट एन अनप्रोडक्टिव एसेट टू बाय ईंट। मैं बोल रहा हूँ ये मिलेगा नहीं बाद में, रोगे बैठ के, तो मैं ईंट पे ईंट खरीदे जा रहा हूँ 4-9 प्योरिटी का, लड़ लड़ के। एंड बाय द वे आई हैव अगेन स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग गोल्ड सिल्वर, आई टेल यू व्हाई। अभी पहले हम लोग एक बार जस्ट आई शो यू फर्स्ट BSc चार्ट, ग्रेट। तो शुभ सामने हमने BSc का चार्ट लगाया, एंड टाइम फ्रेम आपने मंथली सेलेक्ट किया मेरे कहने पे। सीधा क्वेश्चन ये है, अप या डाउन? अप। लुक एट दैट लास्ट वैल्यू जहाँ 4446.8 लिखा है, दैट इज द हायर टॉप, और वो हायर टॉप ऑल टाइम हाई है, राइट? ऑल टाइम हाई एक सिक्योरिटी गलती से नहीं लगाता, करेक्ट। तो अगर वो ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो डेफिनेटली इट्स इन अ बुल ट्रेंड। और बुलिश स्टॉक को हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे या सेल करेंगे? ऑब्वियसली बाय करेंगे। हम बाय करेंगे। और मैंने पहले क्या बोला था कि एक ट्रेडर बाय करेगा, और कहाँ करेगा? बाइंग द पुल बैक करेगा। अब वो पुल बैक कहाँ आना चाहिए? नाउ लेट्स जस्ट गो टू द वीकली चार्ट। तो हमने हमारा ट्रेंड असेसमेंट कर दिया दैट इट इज ऑन द मंथली, दिस इज अ बुलिश स्टॉक। अभी हम वीकली चार्ट पे हैं। नाउ जस्ट इंडिकेट, एक ऑसिलेटर लगा दीजिए RSI, और उसका सेटिंग 5 कर दीजिए। औसतन एक महीने में 4 से 5 हफ्ते हैं। हम लोग महीने से वीक में आ रहे हैं। वी वॉन्ट आर सिस्टम्स टू टॉक टू वन अनदर, तभी RSI 5 सेलेक्ट किया गया, ठीक है, कि दिस इज 5 वीक्स रिलेटिव टू दैट मंथ। हाँ ठीक है। अभी RSI 5 में आप वो कर्सर लेके जाइए जहाँ पे वो पर्पल लाइन जो है, हाँ उसके पीछे जाइए थोड़ा और, स्टॉप। यहाँ पे RSI का स्टेटस क्या है? इज इट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? ओवरसोल्ड हो गया ओवरसोल्ड, यानी कि वो स्टॉक जो 4446.80 पे आ रहा है, वो स्टॉक 3489.20 पे RSI ओवरसोल्ड बोल रहा है। किस में बोल रहा है? वीकली में बोल रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा? एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि ओवरसोल्ड ये कहाँ हुआ? वीकली में हुआ। अब जब मैं इसे एक्यूमुलेट करूँगा तो मैं इसे कैश में एक्यूमुलेट करूँगा, बिकॉज एक सिक्योरिटी आप विजुअलाइज कीजिए, ये काफ़ी हफ्तों से गिरता है। व्हाट इज़ द बेस्ट केस सिनारियो? अभी एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, 1 2 3 4 हफ्ते, फिर वो रेक्टेंगल को फेक ब्रेक देगा 1 2 हफ्ते, और फिर उसके बाद वो रैली करेगा। दैट इज़ द बेस्ट केस सिनारियो फॉर मी। करेक्ट। तो आई एम बाइंग इट इन हाइपर ओवरसोल्ड कंडीशन, सेइंग कि दिस इज पॉसिबिलिटी द कि हम लो के पास आ रहे हैं, और यहाँ पे जब वो रेक्टेंगल फॉर्म होगा मैं इसे एक्यूमुलेट करने के लिए देख रहा हूँ। So I'm giving this security time because it has got oversold on the weekly charts. And if you compare this with, let us say for example, अगर हम AU बैंक पे जाते हैं, अभी AU बैंक को आप पहले मंथली पे कीजिए। अभी AU बैंक के लास्ट पिवटल हाई पे फोकस कीजिए 1090.40, करेक्ट। लाइफ हाई के करीब पे। सेम लाइक BSc, ये भी लाइफ हाई बना रहा है। दोनों ही अप ट्रेंड में होंगे अगर लाइफ हाई बने होंगे, दोनों को ही हमें बाय करना है। अब एक बार AU बैंक के वीकली पे जाइए, इज दिस ओवरसोल्ड इन दिस एक्सपायरी? नो, नहीं ना, नहीं। क्योंकि हम एक एक्सपायरी की बात करें, करंट एक्सपायरी की। अभी डेली पे जाइए, अब यहाँ पे जाइए जहाँ कर्सर पे कुछ दिन पहले आपको दिखेगा, नहीं और पीछे जाइए, स्टॉप। इधर ओवरसोल्ड दिखा आपको? यस। करेक्ट। और वो लेवल कितना दिख रहा है आपको ओवरसोल्ड होने का? वहाँ पे आपका हाई लो आपको यहाँ दिखेगा कितना दिख रहा है? नहीं नहीं, हाँ यस यस, यहाँ पे आपको इधर देखेंगे आप 960 लो है, 980 990 हाई है। करेक्ट। अभी आप मेरे स्क्रीन पे जाइए, अभी AU बैंक का एंट्री देखिए फ्यूचर में, अब आपको दिखा? करेक्ट। व्हाट डिड आई डू? मंथ में मैं बैठ के असेस करके बैठा हूँ कि ये तो स्ट्रक्चरली अप है। जो स्ट्रक्चरली अप है मंथ में, वो डेली में ओवरसोल्ड हो चुका है। आई एम गोइंग टू बाय। ओके। तो मैंने उसको बाय कर दिया फ्यूचर में घुस के इसी मंथ में, क्योंकि वो सिर्फ 1090 से 990 तक ही आया है, हार्डली 8-10% एज कम्पेयर टू BSc
4,500 से 3,500, दैट्स अ ह्यूज 20% मूव। करेक्ट। एक स्टॉक अगर 20% पुल बैक दे देगा, मेरा कहने का, लेट्स पुट इट दिस वे, विच स्टॉक इज मोर लाइकली टू रेंज, अ स्टॉक विच हैज करेक्टेड 50% या अ स्टॉक विच हैज करेक्टेड 2%, 50%? बिकॉज अगर आपका एक स्टॉक 100 रुपये पे और 50 रुपये पे आ चुका है, अब उसको वापस फ्रेश हाई क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा मूव देना है। करेक्ट। बट अगर एक स्टॉक 100 रुपये से 98 तक ही आया है, देर इज स्टिल अ लाइकलीहुड कि वो 100 का हाई तोड़ देगा इन द कमिंग 2-3-4 डेज। तो करेक्ट। समथिंग लाइक दैट इज दी हाई। मैंने 50% का एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल इसलिए लिया था, बीएससी तो 25 था, क्योंकि मैं परसेंटेज नहीं देख रहा हूँ, मैं आरएसआई ओवरसोल्ड एज अ ट्रिगर देख रहा हूँ ओके। कि आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ कहाँ। तो यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमने एयू बैंक देखा, आपको वो मंथ में मंथली ट्रेंड देखा। जो मेरा सेकंड स्टॉक था एपीएल अपोलो, उसको लगाइए मंथ पे। बट सर आगे बढ़ने से पहले मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली अब बीएसई भी ओवरसोल्ड हुआ होगा जब अपने हाई को टच करके वो नीचे आया होगा। बट आपने कब डिसाइड किया कि अब ये सही पॉइंट है एंट्री करने का? ओवरसोल्ड तो वो पहले भी हुआ जब गिरना स्टार्ट हुआ होगा। यस, तो तब आपने कब डिसाइड किया कि यार इसको फ्यूचर्स में लेना है या इसको पोर्टफोलियो में लेना है? देखिए बीएससी ने अपना मंथली ट्रेंड रखा। लाइक एयू बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। हुँ। एयू बैंक मंथली अप है, अब मैं उसको 2 टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहा हूँ, हाँ, वीकली पे, डेली पे। वीकली और डेली पे। वो ओवरसोल्ड अगर वीकली पे, सॉरी, अगर डेली पे हुआ तो मैं करंट एक्सपायरी लूंगा। ओके। बट अगर वही ओवरसोल्ड वीकली में हो रहा है, हुँ। तो मैं 3 महीने बाद का एक्सपायरी ले रहा हूँ। ओके। सो कहने का मतलब है बीएससी के केस में क्या होगा, जब वो 4.5 से 3.5 आया होगा, तो बीच में डेली में वो पहले ओवरसोल्ड हुआ होगा, हुँ। मैंने खरीदा होगा, तो वो लॉस हाँ, दिया होगा, बिल्कुल। बिकॉज इट वॉज एग्ज़ैक्टली। डेस्टिन्ड टू गो लोअर। तो मैंने तो जब ओवरसोल्ड हुआ खरीदा, उसको ब्रेकआउट पे बाय कर दिया मैंने, हाँ। बट इट वॉज डेस्टिन्ड टू गो लोअर, सो मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, तो मैंने पोजीशन छोड़ दिया वो। करेक्ट। फिर उसके बाद वो फिर से डेली पे हो, मैं फिर से ट्राई किया, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। अब व्हाट इज द हाइपोथेसिस, इफ आई कीप अटेम्प्टिंग टू बाय अ बुलिश स्टॉक इन ओवरसोल्ड कंडीशंस and do this thousands of times, हुँ। I'm more likely to outperform a random guy in the market who's just buying anywhere. करेक्ट। That's it. इसके लिए ही मेरा सवाल था क्योंकि जब ऐसा हुआ होगा तो आपका हर बार ही स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। एंड ऐसे टाइम पे यूजुअली ट्रेडर्स गिव अप क्योंकि यार ये स्टॉक हर बार ही एसएल खा रहा है, सो दे टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक एक पॉइंट के बाद। तो वैसे टाइम पे व्हाट इज़ योर फ्रेमवर्क? क्या सोच के कि नहीं यार अभी भी वही करना है मुझे? See, the real reason why traders are making mistakes is because they are underfunded. ओके। Problem has got nothing to do with the security. आपको बोला किसने कि एक सिक्योरिटी क्योंकि ओवरसोल्ड हुआ है वो न्यू लो लगा ही नहीं सकता? There is no such theory which says that. करेक्ट। So there is no guaranteed. The issue is not of booking the loss. The issue is having an underfunded account for the segment you are trading. ओके। अगर एक ट्रेडर के पास 90% रिटेलर्स के पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, लेट अस से वो ये पॉडकास्ट देख के बोलते हैं कि ये बंदा जो यहाँ फ्यूचर में कर रहा है, क्योंकि मेरे पास 2 लाख है, मैं उसे इक्विटी में करूंगा, और जब मेरे पास 50 लाख हो जाएंगे यही मैं फ्यूचर में करूंगा। तो दैट पर्सन इज गोइंग टू फॉलो एन नेचुरल ऑर्डर ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तब फ्यूचर के एक लॉट को करने के लिए हमें 5,000 रुपये लगते थे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट में 2.5 लाख लगते हैं। तो अगर मार्जिन 50 गुना बढ़ेगा तो आपका स्टार्टिंग कैपिटल भी तो 50 गुना बढ़ेगा। करेक्ट। तो एक अंडर फंडेड ट्रेडर का इशू इज यूजुअली नॉट टेक्निकल एनालिसिस। इट्स लाइक सेइंग कि आप एक फुटबॉल मैच खेलने चले गए हैं, आपने नेमार लाया हुआ है, मेसी लाया हुआ है, सब लाया हुआ है, बट गोलकीपर ही नहीं रखा है। तो अब तो वो वहां से बॉल छोड़ रहा है, वो गोल जा रहा है। तो इट्स Correct. समथिंग लाइक दैट। इट इज लाइक ट्राइंग विदाउट द एडिक्वेट मनी मैनेजमेंट, इट्स लाइक प्लेइंग अ फुटबॉल मैच विदाउट अ डिफेंडर एंड अ गोलकीपर। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ यू ट्रेड विद सिस्टम विद डिसिप्लिन, रियलिटी में पैसा कंस्ट्रेंट नहीं है। मुझे मना करना पड़ता है कि आई डोंट वांट मोर मनी, इफ एट ऑल। मनी इज नॉट द कंस्ट्रेंट, यू जस्ट हैव टू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी Okay. and a maturity in your behavior. Why are we trading? We are not trading for 2,000 rupees a day. उससे बेटर है आप नौकरी कर लो। हम ट्रेड इसलिए करें बिकॉज वी वांट मोर फ्रॉम लाइफ। तो मार्केट में और पता नहीं देने के लिए क्या है, मार्केट के पास देने के लिए पैसा बहुत है। अगर यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, इन्वेस्टर्स आपको घर पे आके खोज के जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट फोकस ऑन दी प्रोसेस, दी कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। जो ग्रोथ का एक बंदा अगर एक्सपीरियंस कर ले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पहचान में कोई आपका रिश्तेदार है जो कि अमीर होता जा रहा है, या अगर मुकेश अंबानी जैसे बंदे ले लें जो कि बहुत अमीर, डू यू थिंक दे ग्रू एट 10% कैगर और समथिंग? No, man. हंड्रेड्स ऑफ परसेंट कैगर दे ग्रू।
तो जिस बंदे ने आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होना होता है वो हंड्रेड्स ऑफ परसेंट ही कैगर ग्रो करेगा और जो उसको देख रहे होंगे वो बिलीव ही नहीं करेंगे। हम्म, अब ग्रो क्या हो रहा है, बंदे के पास तो 24 घंटे ही हैं, वो बीमार भी होता है खुश भी होता है, तो ग्रो प्रोसेस हो रहा है। जब आप प्रोसेस पे ही फोकस, और प्रोसेस को क्या चाहिए ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग इज लाइक अ फैक्ट्री हम्म, जिसमें रॉ मटेरियल भी मनी है, फिनिश प्रोडक्ट भी मनी है। और बिना मनी के ही आप आ गए तो आप बिना रॉ मटेरियल के आए हुए हो फैक्ट्री चलाने, तो कैसे चलेगा? आप तो हम्म, सिर्फ भत्ता देते रह जाओगे, वेजेस। हाँ, सो वी विल एड्रेस द रिटेल रिलेटेड प्रॉब्लम लेटर। दी की मैट्रिक्स टू सक्सेस, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर रिटेल ट्रेडर इस पॉडकास्ट से देख के और कुछ भी नहीं सीखे समझे, वो अपने 2-2.5 लाख के हिसाब से एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट चूज करे, विच मीन्स या तो वो इक्विटी कैश सेगमेंट में करे हम्म, अच्छे से, एसएल लगे ले, हम्म, टारगेट लगे बुक करे, पिरामिड करे, ये टेक्निक्स अडॉप्ट करे, या तो वो करे, या फिर गोल्ड सिल्वर के माइक्रो गिनी ऐसे लॉट्स में घुसे। हम्म, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एफ एन ओ देन आई फील दे आर एडिक्वेटली फंडेड। बट आप आगे चलते चलते एनएससी एफ ओ में, हम्म, ठीक है, जीजी है मोस्टली आपका, ठीक है, मैं दिस इज माई व्यू। अभी 1 लाख में एक बंदा वहां से भी निकलने वाला है जो कि जब मार्जिन इतने बड़े हैं कि वो फिर भी छाप के जाएगा क्योंकि उस पर भगवान का हाथ है। हम्म, बट लेट अस जस्ट अज्यूम कि वी आर नॉर्मल पीपल, तो हमें जहाँ मेहनत करना है तो भाई अकाउंट फंड करो ठीक से। और 2-2.5 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है। अगर आपके डेस्टिनी में था इंडिया का बेस्ट इक्विटी ट्रेडर बनना, हम्म, यू आर वेल फंडेड फॉर दैट। और इंडिया का बेस्ट इक्विटी ट्रेडर कोई गरीब नहीं होने वाला है, वो भी रोल्स रॉयस में घूमेगा बस थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो जस्ट हैव दैट पेशेंस ना, करेक्ट, मतलब थोड़ा तो हम्म, पेशेंस रखो। सो दैट इज द पर्सपेक्टिव दैट आई वांट टू से कि दिस इज द इशू विद रिटेल ट्रेडर्स। एंड नाउ व्हाट आई वुड लाइक इज कि आप एक बार मेरे मेरे स्क्रीन पे जाइए। हाँ, एपीएल अपोलो के चार्ट पे जाना है। हाँ यस दैट इज व्हाट, सो पहले एक बार मेरे स्क्रीन पे जाएंगे हम। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड स्टॉक इज एपीएल अपोलो एंड वी विल सी कि इट इज अक्टूबर। तो करेक्ट, इसको कहाँ वीकली ओवर, इसको कहाँ ओवरसोल्ड होना चाहिए था? मंथ वीकली। वीकली में, और इसका ट्रेंड मंथ में ऊपर का होना चाहिए था। हाँ, तो लेट अस फर्स्ट असेस दैट। जस्ट गो टू एपीएल मंथली में, ठीक है। नाउ लुक एट 2301, यस, दैट इज लाइफ हाई, ठीक है। प्रीवियस बॉटम हम कहाँ लगाएंगे इसका, वे विल यू पुट द प्रीवियस लो आपके हिसाब से? प्रीवियस लो, ठीक है, एक ये लो हो गया, उससे पिछला लो ये हो गया, ये जो पिछला लो लगा हम्म, इज हायर ना। हम्म, हायर टॉप हायर बॉटम इज ऑल्सो एन अप ट्रेंड ना, बिल्कुल, ठीक है। तो 2300 का स्टॉक जो है गिरते गिरते 1800 पे आया है। हम्म, अपना क्या है अभी वीकली हम तो ट्रैक कर रहे हैं भाई इसको। हाँ, इट्स ऑल टाइम हाई पे था जब 2300 पे था, मुझे वहीं पे मेरे वॉच लिस्ट में था। हम्म, अब इसको वीकली में ले जाइए, ठीक है। अभी पर्पल लाइन जब आपका इसके दिखा, हम्म, हुआ ये वीकली में ओवरसोल्ड, करेक्ट, ठीक है। क्या वैल्यूज दिख रहे हैं आपको उस हफ्ते के जब ये ओवरसोल्ड हुआ था? इसमें मतलब 1740 इज द 1835 का हाई है 1835, जब ये था। ये ऑब्वियसली कैश का चार्ट है, हम्म, ठीक है। अब आप मेरे चार्ट पे आइए फ्यूचर्स में, अब आपको क्या लेवल दिख रहा है वहाँ पे? हम्म, 1870। कोई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया डेली में, भाई घुसे अंदर। हम्म, 1817 फ्यूचर मतलब 1850 के करीब इन कैश में ये एंट्री मेरी हो चुकी थी। करेक्ट, तो यही कंसोलिडेशन जोन से हम गए एंड एज वी स्पीक आज ब्रेकआउट आया, मुझे नहीं पता था बट दिस हम्म, वाज माय मेथड। तो अभी आप वापस मेरे चार्ट में जाइए और खोज के देखिए अगर आपको एपीएल या अपोलो डेली में दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है हम्म, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो डेली में या तो पहले बाहर हो चुका है या उस समय तक एडिक्वेटली ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, करेक्ट, ठीक है। नाउ इफ यू डू दिस इवन अभी यू कैन जस्ट गो फोर्स मोटर्स को देख लें आप। हम्म, एनी स्टॉक यू पिक नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, फोर्स मोटर्स को पहला स्टेप होगा मंथली में जाना, सबसे पहले मंथली में स्टॉक हम्म, को देखा जाएगा। सी वी मस्ट इंप्रूव आर टाइम फ्रेम्स क्योंकि एसटीटी बढ़ गया, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गो मंथली। करेक्ट, पहले मैं डेली आवरली वाला बंदा था, हम्म, ठीक है, बट जब एसटीटी आपका 5 गुना हो जाएगा तो आपको भी टाइम फ्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा। लाइफ हाई हमें दिख रहा है 26,000 450, वो हम्म, लाइफ हाई है, ऑल टाइम हाई। मुझे बताइए इसका करंट लो कहाँ पे है आपके हिसाब से, रीसेंट लो? recent low mostly this, 17,000। correct, उससे पिछला लो कहाँ था, पिवटल लो? 14,900, 15,000। करंट लो हायर देन प्रीवियस ना, yes, सेम लाइक पिछला, हायर टॉप हायर बॉटम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप ट्रेंड, नो इंडिकेटर नथिंग पुट, प्योर विजुअल। हम्म, वीकली में जाइए, पर्पल लाइन देखिए, one is this ओवरसोल्ड। oversold, तो कहाँ वीकली में ओवरसोल्ड हुआ ना? हम्म, इट्स कम इन अक्टूबर फ्यूचर। okay, व्हाट इज माय हाइपोथेसिस, वो स्टॉक जो 26,500 तक गया है, हम्म, अभी जो 18,500 या 18,000 पे है, ये ओवरसोल्ड हो चुका है। हम्म, और कहीं बीच में नहीं आया मैं, बिकॉज यू कैन सी कि वो वीकली ओवरसोल्ड लास्ट टाइम कब हुआ था, जाना कर्सर पे उससे पहले
ये कब हुआ था? यू कैन सी 14,900 वही था ना पिछला मंथली हायर वॉट. और ये दैट इज वाई, अक्टूबर 2025 में हुआ था. हाँ, सो दैट इज वाई RSI 5 इज सेट, क्योंकि 5 वीक्स का अलाइनमेंट हैज टू हैपन बी विद हमने वही देखा था ना पिछला बॉटम. तो विच मीन जब मैं पिछली बार आऊंगा व्हाट अ मॉन्स्टर आई वुड हैव कॉट. करेक्ट. सो विच मीन्स कि जब एक सिक्योरिटी वीकली ओवरसोल्ड होता है उसको टाइम चाहिए. तो या तो आप उसको कैश में लीजिए, या तो उसको दूर के फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में लेंगे, आपको रेंज में आ जाएगा वो. नो, जहाँ ये सब चाहिए आपको प्लानिंग भी वैसा चाहिए. मुझे कभी भी नहीं पता था ये 26,000 450 का सिक्योरिटी एक दिन गिरते गिरते 18,000 पे आएगा. आई नेवर न्यू दैट. ठीक है, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि जब वीकली RSI 5 के नीचे जाएगा वहाँ मैं अटेम्प्ट करूँगा. और मुझे ये भी पता था मेरा लास्ट अटेम्प्ट 14,900 के रेंज में आया है, और मेरा करंट अटेम्प्ट जो भी है इस समय 18,500 के करीब के रेंज में आया है. एंड आपको वही मेरे पोजीशन में दिख जाएगा, 17,800 के करीब का एंट्री, मतलब 17,500 के करीब का 17,800 का एंट्री. सो नाउ इफ यू गो टू द चार्ट, इफ यू लुक एट माई अक्टूबर पोजीशन 17,713. आई थिंक काफ़ी हद तक डिफाइन कर दिया है आपका ट्रेडिंग कंडीशंस, कब कहाँ पे किस लेवल पे एंट्री होगी, या तो इस मंथ की एक्सपायरी पे होगी या तो फिर दूर की मंथ की एक्सपायरी पे होगी. उसका भी हमने डिफरेंस देख लिया, टाइम फ्रेम के बेसिस पे हमने डिसाइड यस किया. यस. ओके. एंड अभी इसका आप व्हाट इज द SL, हाउ डू यू डिफाइन दैट, मतलब पिछला लो, पिछला लो. जब भी वो ओवरसोल्ड हुआ होगा उसने एक लो बनाया होगा ना. अब मेरा हाइपोथेसिस क्या है कि अगर ये वाकई में अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये हायर बॉटम के बाद एटलीस्ट डबल टॉप लगाएगा या न्यू हाई लगाएगा. बट अगर वो ऑन द वे ऊपर जाते समय न्यू लो लगा देता है तो ये अप ट्रेंडिंग कहाँ रहा फिर. करेक्ट. क्योंकि उसने तो अभी लोअर लो लगा दिया ना. अगर ये स्टॉक इतने महीने कंसोलिडेशन के बाद ना जस्ट विजुअलाइज कि ये चला गया 16,000 पे, यानी कि 17,500 तोड़ते हुए या जो भी लेवल है, दैट इज नाउ गोइंग टू बी द लोअर लो. तो दैट स्टॉक इज गेटिंग आउट ऑफ द वॉच लिस्ट ऑल्सो. यानी कि जब एक वीकली स्टॉक ओवरसोल्ड कंडीशन होने के बाद अगर फेल होता है वो वॉच लिस्ट से बाहर होता है. बट डेली वाला नहीं होगा, उसको फिर भी 2-3-4 अटेम्प्ट्स दूंगा मैं. वेट करूंगा कि वो वीकली तक आए, वीकली में जब आएगा फिर बाहर हो जाएगा. सो वीकली स्टॉक, अगर मैं आपको कैश पोजीशंस भी अगर दिखाऊंगा तो इसमें 1 लाख रुपए रिस्क लेने के लिए हो सकता है कि मुझे 9-10 लाख का पोजीशन खड़ा करना पड़े. एक्सिस बैंक में 1 लाख रुपए रिस्क करने के लिए मुझे 25 लाख 20 लाख, ये 4% के SL के साथ आया हूँ. ये जो इतना बड़ा लग रहा है इतना है नहीं है. 3-4-5% का SL है. प्रॉब्लम है कि 5% ऑन फ्यूचर्स इज 50,000 रुपीज पर लॉट. ओके. तो इसीलिए मतलब एक 5% का, अगर आप बोल रहे हो मुझे 3 महीना पोजीशन लेना है तो 5% SL तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा ना. करेक्ट. तो 10 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाता है तो आपका 50,000 का रिस्क है. आपके अकाउंट में ही अगर 50,000 लाख है तो पहले तो आप फ्यूचर उठा नहीं पाओगे. बट लेट्स से 1.5 लाख है तो आप 30% अपने अर्निंग का एक ट्रेड पे दोगे. तो मैं फिर इडियट हूँ जिसने 15-20 पोजीशन खड़े करके रखे. क्योंकि अगर मैं इतना ही श्योर था तो मैंने सारे के सारे लॉट्स AU बैंक में क्यों नहीं घुसाए फिर. करेक्ट. व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस? बिकॉज आई डोंट नो इसमें से कौन बढ़ने वाला. आई डोंट नो एनीथिंग. आई जस्ट नो ये यहाँ आएगा मैं ये करूंगा, ये वहाँ जाएगा मैं वो करूंगा. एंड बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर सेवरल ईयर्स, मैं 200-250-500 स्टॉक्स को एफर्टलेसली ये कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, नेस्ले मेरे वॉच लिस्ट में होगा, ITC नहीं होगा. सो वी कैन मे बी दैट्स अ बेटर एग्जाम्पल. कैन वी जस्ट हैव अ लुक एट नेस्ले फर्स्ट. 1535 का हाई दिख रहा है, लाइफ हाई है गारंटीड वॉच लिस्ट में. अभी आप इधर HUL लगा दो 2000 पे, आप देखेंगे जो इसका पिछला लो था, हाँ यहाँ पे, उसके बाद उसने लाइफ हाई दिया. तो अब मेरे लिए वो पिवटल पॉइंट मेजर रेफरेंस बना है. करेक्ट. इट शुड नॉट टेस्ट इट, बट उसने टेस्ट करके ब्रेक भी कर दिया, आउट. HUL पे कभी कोई पोजीशन नहीं बना. बट नेस्ले पे मैं अटेम्प्ट करता जाऊंगा क्योंकि नाउ इट इज सो, यानी कि दोनों FMCG में ही है. बट नेस्ले ऑल टाइम हाई पे, HUL नहीं है. मैं अब ये नहीं बोल रहा कि नेस्ले HUL 2,000 से 3,000 नहीं जाएगा, या HUL कोई खराब कंपनी. दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. What I'm saying is कि my long only systems will be deployed in Nestle, but HUL is not strong enough for me to deploy them. Correct. So this is how I try to protect myself. To deploy, अगर मैं long, आपने क्या पूछा, आप long only है, मार्केट तो रेंज में है, आप कैसे बचे? ऐसे बचे, HUL को नहीं लिया, Nestle को लिया. ओके. ठीक है, क्योंकि HUL रेंज में है, मार्केट रेंज में, आप ITC लगाइए. Will this be in my watch list? No. नहीं. पिछला पिवटल लो हमें क्लियरली 400 दिख रहा है, उसको डिसाइसिवली तोड़ के 250 पे चल रहा है. ITC कोई खराब कंपनी है क्या? नहीं. डू आई हेट ITC? नो, जस्ट नॉट माई लॉन्ग सिस्टम विल नॉट गो. डाबर पे जाइए. यू थिंक इट विल बी इन माई वॉच लिस्ट? नो. अब मैरिको पे जाइए. ओह.
डेफिनेटली। हाउ वी आर सीइंग पोलराइज्ड थिंग्स। करेक्ट। सब आप हम्म। निफ्टी एफएमसीजी जब करेंगे आपको यही स्टॉक्स दिखेंगे। हम्म। बट मैं मेरे हिसाब से मैरिको विनर हो सकता है, नेस्ले विनर हो सकता है, हम्म। मैं इनको पीछे जाऊंगा। हम्म। बट मैं ये जो आपको दूसरे स्टॉक्स दिखे थे, हिंदुस्तान हम्म। यूनिलीवर, आईटीसी, I will not have them only in my watch list because according to me they are structurally ranging. The fact that I'm willing to do this day in and day out, work and identify stocks, memorize their patterns, बस यही मेरा edge है. And जो भी individual who wants to be a professional trader, if they're willing to commit the hours, all that I have to say is कि upside undefined है. पोजीशन जैसे आपने खुला छोड़ दिया ना, हम्म। सेम आपका लर्निंग भी अगर आप खुला छोड़ देंगे ना, तो अपसाइड यू कैनॉट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज देयर टू मेक. The fact that Indian finance ecosystem is so strong, we need to create a regulatory environment that allows them to explode. कि छूटो तुम लोग, दुनिया का हर बंदा हमारा इंडियन मार्केट ट्रेड करना चाहिए, चाहे बंदा इथोपिया में हो कि इजिप्ट में हो, रिलायंस क्या कर रहा है उसको मायने रखने चाहिए. दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट टू बी द वर्ल्ड्स मार्केट. ये विजन हमारा होना चाहिए. हमारा एस कम होना चाहिए, लॉट साइजेस फ्रैक्शनल होने चाहिए, मार्केट्स 24 आवर्स होने चाहिए ताकि गैप में हमारी फटी ना पड़े रहे कि गैप हो गया क्या हो जाएगा. ये सब दीज आर इजी ट्रांजिशंस टू हैपन, नॉट कि आप क्लोजिंग मैकेनिज्म को ओवरनाइट चेंज कर दो विदाउट कंसल्टिंग मेनी पीयर्स. या आई वाज अबाउट टू कम टू दैट क्वेश्चन। जैसे मतलब आई डोंट नो, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि रिसेंटली ऑटो स्क्वायर ऑफ के टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं। 310 आई गेस इंट्राडे के लिए कर दिया है एंड 325 डेरिवेटिव्स के लिए कर दिया है। सो एक ट्रेडर को वो कैसे अफेक्ट करता है एंड शुड दे चेंज की पोजीशन को किस टाइम पे क्लोज करना चाहिए, उसका उन्हें कुछ टाइम फ्रेम चेंज करना चाहिए कि 3 बजे मैं मेरा पोजीशन देखना चालू कर दूं, अगर मेरा सब कुछ सही है तो फिर मैं वहाँ पे मेरी पोजीशन क्लोज कर दूं, या फिर मैं वेट करूं। देखो, लेट अस से यू वांट टू चेंज समथिंग, तो पहले ये क्लियर डॉक्यूमेंट में आना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है. 30 साल से हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट इज़ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, कि लेटर से एक सिक्योरिटी 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और उस पर एक शेयर गया और 101 पे 3 शेयर चले गए, तो 100 प्लस 101 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 होगा. ओके। उससे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोल रहे थे फॉर द लास्ट 30 मिनट्स फॉर प्राइस डिस्कवरी. ठीक है, नो माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट. चल रहा था ना दुनिया, सब सही चल रहा था. नो लेट अस से आपके हित में था कि हमें ट्रेडिंग सिस्टम्स कुछ इंप्रूव करने हैं. लेट अस से कि आपके व्यू में ये था. नो माई क्वेश्चन इज, ऑफ द 100 थिंग्स यू कुड हैव डन, वाज दिस समथिंग दैट नीडेड टू बी डन नाउ. अभी ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से सोचिए. ठीक है, दैट ऑप्शन राइटर ने क्लोजिंग प्राइस प्लस माइनस सम बफर जोन के बेसिस पे स्ट्राइक्स अटेम्प्ट करने, उसे जब पता ही नहीं है कि स्ट्राइक है क्या, वो अगले दिन क्या करने आ रहा है. एंड फ्यूचर्स एडजस्ट नहीं हुआ, डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हुआ, स्पॉट एडजस्ट हो गया, अभी कोई राइट करके बैठा उसको तो आपने हार्ट अटैक दे दिया फॉर व्हाट. These are just my perspectives. I think we can even discuss trading. करेक्ट। सो मूविंग ऑन, और इंडियन मार्केट्स के थोड़े सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट आपके सेक्टर्स कौन से जिन्हें आप देख रहे हैं या वॉच लिस्ट में आपके। Done. Perfect. बिल्कुल. I just want the viewer to know कि this is how I am selecting in the first place. आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं. यस। ठीक है, आपके इंडस्ट्री का जो हाई था वो 3675 का था और ये हाई इसने लगाया 2018 में. यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स 2018 के बाद ही आए हैं. करेक्ट। मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को देखिए, अभी चल रहा है ये 1500 का. अब मेरा क्वेश्चन है, इवन विजुअली जो सिक्योरिटी 3800 का था 2018 में, अगर आज वो 1500 का है, आधे से भी कम, वो अप ट्रेंड में है क्या, तो मेरे वॉच लिस्ट में आएगा नहीं। तो मीडिया में जो भी होंगे, जी, सन, दैनिक जागरण, भास्कर, जो भी आएंगे, even if they are winners in their own, I will not pick up a winner from a losing sector. ओके, तो मतलब अगर सेक्टर लूजिंग है तो भले ही स्टॉक विनिंग होगा, हम हाथ नहीं लगाएंगे। मैं नहीं लगाऊंगा. लेकिन उसमें अगर प्राइम फोकस एक एज अ स्टॉक हम कंसिडर करें तो वो ट्रेंडिंग है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। मैं इग्नोर कर दूंगा बिकॉज लुक एट माई प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स. पहले तो मैं FNO के स्टॉक्स ही एक्चुअली ट्रैक करता हूँ, जिस पे मेरा मेजर परसेंटेज इनकम जो है जो एलोकेट हो रहा है. प्राइम फोकस इज नॉट एन FNO स्टॉक. दूसरा कैसा है कि आई एम पिकिंग अप अ विनर फ्रॉम अ लूजिंग सेक्टर, यानी कि वो कंपनी अच्छा काम कर रही है बट इंडस्ट्री जो है वो अच्छा नहीं कर रही है. क्या मैं उस कंपनी को लूँगा? येस, प्रोवाइडेड दिस इज़ द रियलिटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सपोज करो 2008 का क्राइसिस हुआ है, तो 2008 के क्राइसिस में क्या हो जाएगा, हर सेक्टर करेक्ट हो चुका होगा
बट अगर वहाँ पे मुझे प्राइम फोकस जैसा स्टॉक मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं वहाँ जाऊँगा। विनिंग स्टॉक व्हाइल द एंटायर सेक्टर्स आर लूजिंग, वो थीम तभी होगा जब ओवरऑल मार्केट में सिस्टेमिक करेक्शन होगा। बट एज इट करंटली स्टैंड्स द मार्केट इज नॉट इन करेक्शन, मार्केट इज इन अ रेंज। व्हाई इज इट इन अ रेंज? क्योंकि कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो ये वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर कुछ अच्छा क्या कर रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर टू लुक एट जो रिसेंटली आए हैं आपके निफ्टी मेटल ट्रेंडिंग, तो अब इस सेक्टर में मैं सारे स्टॉक्स को स्टडी करूंगा करेक्ट। कि इसमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो लॉजिकली जब मैं सबको स्टडी कर रहा हूँ, अगर इस सेक्टर में 15 स्टॉक्स हैं, 12 स्टॉक्स हैं, उसमें से 8-10 क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे पोर्टफोलियो को इसका वेटेज ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू मीडिया के उस वन स्टॉक का। कि मुझे अभी पहले तो अप ट्रेंड में अब मुझे वेट भी करना है कि वो ओवरसोल्ड हो। करेक्ट। तो उसको जो वेटेज आएगा वो ओवरऑल भी बहुत ही कम होगा। सो निफ्टी मेटल होगा। मेरा क्वेश्चन ऑब्वियसली व्यूअर से होगा, क्या इस सेक्टर को आप बाय करेंगे या नहीं करेंगे? अब ट्रेंडिंग को बाय करना है, अब कहाँ करेंगे? देन वी विल जस्ट वेट कि ये ओवरसोल्ड कब होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दूँ RSI 5 ही क्यों लगा रहे हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, टू हैव अ रिलेशन बिटवीन द वीकली एंड द मंथली। एंड अगर मैं यहाँ से अगर इसके वीकली में आता हूँ और मुझे दिखता है कि ये कभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, तो मैं अभी बाय नहीं कर सकता। एंड अगर मैं कर्सर करूँ तो लास्ट टाइम ये ओवरसोल्ड यहाँ पे था। सो दिस इज वेयर माई एंट्री माइट हैव हैपेंड। बट अगर फिलहाल अगर दिस इज द नेक्स्ट सेक्टर दैट यू आर वाचिंग, बट अब जब तक ये ओवरसोल्ड नहीं होगा हम एंट्री नहीं लेंगे। दिस इज इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ। बिकॉज ये दिस इज हैपनिंग ऑन वीकली। बट अगर यही चीज़ को मैं डेली में करता हूँ तो आपको दिख जाएगा ना, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड हुआ है पर वो ट्रेड फिर शायद फेल हुआ, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, ये वाला चल गया एंड अभी वो ओवरबॉट हुआ है। ठीक है। सो अगर वो डेली में है वो तो FNO में हो रहा है, अगर वो वीकली में है वो कैश में हो रहा है। सो वी जस्ट हैव टू, बट हमारे यूजर के पास तो 2 लाख है, FNO तो वो कर नहीं सकता। तो वो क्या देखेगा? वो वीकली में जब ओवरसोल्ड होगा तभी देखेगा। तो जब मेटल ओवरसोल्ड ही नहीं हुआ है या जब हुआ था अगर तब नहीं डाला, तो अब क्या करने आ रहा है? क्योंकि आपके पास तो 2.5 लाख है। सी वी हैव टू चूज। हमें, अगर मेरे पास 2.5 लाख होता तो मैं क्या करता? मैं वही करता जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले तो मैं FNO नहीं करता, मैं इक्विटी कैश करता, मैं इक्विटी का बेस्ट ट्रेडर बनना ऐसा एक विजन बना के चलता, और फिर मैं एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक को वीकली पुल बैक कंडीशन में परचेज करने को देखता। तो मैं यहाँ तक एक्चुअली पहुँचता भी नहीं, मैं सिर्फ यहीं पे देखता और मैं देखता कि हालांकि ये अप ट्रेंडिंग है, दिस इज नॉट गिविंग मी एन एंट्री, सो आई हैव नो चॉइस बट टू वेट। करेक्ट। ठीक है। तो बट इज दिस द केस एवरीवेयर? सो वी विल हैव टू स्टडी। तो अभी जैसे ये हो गया आपका निफ्टी FMCG, हमने देखा था नेस्ले अप ट्रेंडिंग है बट HUL नहीं है। ये पैराशूट वाली कंपनी मैरिको अप ट्रेंडिंग है बट डाबर नहीं है। लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट हाउ इट लुक्स इन द FMCG इंडेक्स। इज दिस इंडेक्स ट्रेंडिंग? ये इसका No. क्रिटिकल लो है तो इंडेक्स बाहर है। अब नेस्ले कैसे मुझे पता है? क्योंकि उसका FNO है। हाँ। तो क्योंकि उसका FNO है, मैं उसको उसके इंडिविजुअल मेरिट पे भी उसको निफ्टी 50 के कंपोनेंट में मान के भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। FNO स्टॉक्स को मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि एक तो वैसे ही गिनती के स्टॉक्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली बुलिश है, अब उनको मैं ऐसे छोड़ने नहीं वाला। तो जो आपका प्राइम फोकस कंपनी है, हालांकि इट इज़ बुलिश, बट अगर उसका FNO नहीं है तो मैं भी इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ कि ओ आई नीड टू हैव इट। इट कैन बिकम अ मल्टी बैगर ऑफ कोर्स, बट आई वुड रादर कि मैं अपने स्टॉक्स को देखूँ जो मेरा यूनिवर्स है। ठीक है। लेट्स गो अल्फाबेटिकली। ये बाहर हुआ नहीं। ऑटो सेक्टर्स आएंगे ना अब, क्योंकि इट इज लुकिंग लाइक इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू हाई। ये देखिए ब्यूटीफुल सॉसर, ये हैंडल इज लुकिंग लाइक इट कुड ब्रेक आउट। करेक्ट। तो अगर मेरे पास कैश होता मैं कौन से स्टॉक्स देखता? ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स देखता। और मैं कब देखता? नाउ फॉर एग्जांपल ऑटो में, अभी जस्ट सिंपल एग्जांपल में मारुति ले लेता हूँ। ठीक है। मुझे पता है कि वो सेक्टर बुलिश है। अब ये दिख रहा है आपको मारुति ओवरसोल्ड यहाँ पे। यस। 14,050 पे, यहीं पे कहीं मेरा बाय हो जाता 12,000 13,000 पे। दिस इज व्हेन इट गॉट ओवरसोल्ड ना, क्योंकि अगर आप मारुति का भी ट्रेंड देखेंगे, हायर टॉप हायर बॉटम। अभी इसको अगर हम मंथली में अगर हम इसको जूम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इनसाइड डे कैंडल कंफर्मेशन। सी प्राइस एक्शन स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, पहले ओवरसोल्ड तो हो जाए। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू टू फोकस ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द 2 लाख रुपये इन्वेस्टर। अगर मैं 2 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर होता तो मैं निफ्टी मीडिया में नहीं होता, मैं निफ्टी FMCG में नहीं होता, मैं निफ्टी मेटल को जरूर देखता, बट वो ओवरसोल्ड नहीं हुआ था। निफ्टी ऑटो ओवरसोल्ड अभी रिसेंटली हुआ था, तो मेरा पैसा उसमें जाता। आई वुड हैव बीन लॉन्ग TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइकर मोटर्स, मारुति, आई वुड बी लॉन्ग। करेक्ट। और वो हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में ये सब दिखे आपको, इट इज पॉसिबल। ठीक है। से में अभी हमने ऑटो देख लिया, लेट्स जस्ट लुक एट द बैंक्स।
ठीक है, दिस हम्म, लुक्स लाइक प्रीवियस बॉटम के नीचे आया, हाँ, रिजेक्ट, बाहर, आई विल नॉट लुक एट दिस, दिस इज हायर टॉप, जैसे ये है, हम्म, ये हायर टॉप था, फिर उसके बाद वो नीचे आया, नो प्रॉब्लम। अब जब इसने नया हायर टॉप लगा दिया तो ये तो पिछला वाला ये तो बॉटम हो गया, हम्म, अब तो आई एम एक्सपेक्टिंग, बट ये क्या आया फिर, हम्म, बाहर, ज़्यादा नहीं सोचना है। करेक्ट, तो अगर मैं ऑलरेडी लॉन्ग था इस ब्रेकआउट के बाद, हम्म, तो मेरा ये एसएल ट्रेड हुआ है यहाँ पे, हम्म, तो मेरा बैंक का पैसा निकल के अब कहाँ जा रहा होता, ऑटो में, क्योंकि जब ये बैंक ऐसे टूटे, जब मेरा एसएल हुआ है, उसी टाइम पे ही ऑटो भी ओवरसोल्ड हुआ है बाय द वे, ओके, बिकॉज दे बोथ आर रेट सेंसिटिव ना। हम्म, आप गाड़ी भी लोन पे लेते हैं, बैंक्स लोन हाँ, देते हैं, तो कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, ये जिस टाइम पे ये करेक्ट हुआ हम्म, उसी टाइम पे ऑटो भी करेक्ट हुआ, बट डिफरेंस क्या होता, बैंक से मैं बाहर हो जाता, ऑटो में मैं अंदर आ रहा होता। ये जो ओके, आपका सेक्टर रिलोकेशन का पॉइंट था, राइट, आपको एक सिंपल, मैंने अभी मूविंग एवरेज भी नहीं डाला है, हम्म, प्राइस एक्शन और एक आरएसआई डाला है बस। हम्म, अभी सोचो कि हम इसके आगे अगर एक दो इंडिकेटर डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, टू मेक इट इवन बेटर, करेक्ट। आई लाइक गेस इट्स, हमने स्ट्रैटेजी का ऑलमोस्ट सब पार्ट ही कवर कर लिया। आई वुड जस्ट यस, गिव अ ब्रीफ रीकैप कि जहाँ पे हम अगर इंडस्ट्री वाइज देख रहे हैं तो हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि कौन सी सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर नहीं है, जो भी ट्रेंडिंग है उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा, एंड उसके स्टॉक्स को हम फिल्टर आउट करेंगे, उसमें कौन बुलिश है उस साइड पे हम ज़्यादा बेट्स हमारी प्रेफर करेंगे। सो कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर ट्रेड्स का, तो उसमें आप में हमने देखा कि अडानी पोर्ट्स पर्टिकुलरली अब काफ़ी ज़्यादा हेवी बेट है। तो हाँ, हाउ डू यू डिवाइड दैट कि यार इसमें इतना एलोकेशन जाएगा, इसमें इतना जाएगा और इसमें इतना ज़्यादा जाएगा? शुभ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड उसके पीछे जो लॉजिक है, यू विल नॉट बिलीव इट, ठीक है, लेट मी जस्ट से वन थिंग कि एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई डिसाइड मुझे क्या एक्यूरेसी चाहिए। कई हम्म, बार लोग बोलते हैं ना, हम्म, माई सिस्टम हैज़ 80%, माई सिस्टम हैज़ 90%, माई सिस्टम हैज़ 35 to 40% बिकॉज आई डिज़ाइन माई सिस्टम लाइक दैट, क्योंकि इट इज़ ओके, माई असेसमेंट कि एट दैट वैल्यू आई मेक द मैक्स बैंक फॉर द बक। ओके, ये मेरा असेसमेंट है। जिस भी दिन मुझे एक्यूरेसी प्रोफाइल चेंज करना होगा, मैं सिंपल कर दूंगा, मैं रिलायंस को 1,500 पे ले लूंगा, एसएल रख दूंगा 0, टारगेट रख दूंगा 1520। जब आपका एसएल ही इतना हम्म, दूर हो गया, वो इट्स मोर लाइकली टू गो टू 1520 देन 0 ना, तो हम्म, कभी ना कभी लगने वाला है। हम्म, तो द वे टू इंक्रीज एक्यूरेसी सिंपली ड्रॉप योर एसएल। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टॉक ऑप्शन में 10 लाख का होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ। एक फ्यूचर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का, एक स्टॉक जो है वो 5%, स्टॉक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का, निफ्टी फ्यूचर का ज़्यादा है, 15-20 लाख का है। हम स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक फ्यूचर 5% आराम से गैप कर सकता है। ठीक है, आपका वर्स्ट नाइटमेयर तो हम्म, 5% गैप डाउन है कि अदानी पोर्ट्स 5% हम्म, गैप डाउन हो जाए, टाटा स्टील 5% गैप डाउन हो जाए, हर रोज नहीं होते, बट जब आपकी किस्मत हम्म, खराब होगी हो जाएंगे। तो यानी कि मेरे को पिवटल लो जिधर भी दिख रहा हो, एज अ फ्यूचर ट्रेडर तो मुझे 5% का गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैरी कर रहा हूँ। हम्म, उसका मतलब क्या हो गया कि मुझे एक लॉट पे 50,000 का रिस्क लेना है, हम्म, पर मुझे तो पार्शियल टारगेट भी लेना है, यानी कि मुझे 2 लॉट पे 1 लाख का रिस्क लेना है। अब मुझे 1% ही बेट करना है। अगर मुझे 2 लॉट पे 1 लाख रिस्क करना है तो मैं 1 करोड़ डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि मुझे 1% ही बेट करना है। हम्म, ये तो मेरा स्टोरी है, मैंने 1 करोड़ डिप्लॉय किए, हम्म, 1 लाख रिस्क किए, 2 लॉट ट्रेड किए, टारगेट लिया, एसएल, ये मेरा स्टोरी है। बट एक प्रोविजन उसमें ये क्रिएट किया कि आई एम गोइंग टू रिपीटेडली एंटर, आई हम्म, नॉट द क्लाइंट, ताकि मेरा 1 लाख भर जाए अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। अदानी मेट दोज कंडीशंस, फिनिक्स मेट दोज कंडीशंस, कि गिरने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गए बहुत टाइम, हम्म, कंटिन्यूसली लेटिंग मी टू बाय, जो हम बोल हाँ, रहे थे ना। तो अक्यूमुलेशन तो बेसिकली आपको मेरा, मिलता हाँ, जा बट रहा वो है। बाइंग चलता जा रहा है, 2 लॉट, हम्म, 3 लॉट, 4 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। तो जब फटेगा तो पूरा एक अगर, साथ, हाँ, और जब नीचे फटेगा तो, तो बट दैट इज फॉर मी टू टेक, यस, ठीक है, दैट इज फॉर मी टू टेक। और वही मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि जो वेरिएंस देना है भगवान, देखो कि एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन बनता है कि वो क्या कर देगा, आपके करियर का बेस्ट अर्निंग और बेस्ट लॉस, जो बिगेस्ट लॉस और बिगेस्ट, हम्म, उसका ऑर्डर चेंज कर देगा। अलग मतलब हो सकता है कि जैसे मुझे मेरा करियर का बिगेस्ट लॉस 2019 में क्रूड ऑयल में पड़ा था, जब मैंने एक ही दिन में 8-9 लाख दिए थे, एक दिन में। और एक दिन अभी तक में, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे, मैं अभी भी नौकरी में हूँ। हम्म, 2015 से लेके 19 तक जब मैं आप इतनी नौकरी में, वॉल्यूम कर रहे हाँ हो हाँ, मैं इसमें, उसके, चलो वो अब 4 साल भी तो हुए थे ना। हम्म, इट्स नॉट लाइक कि हाँ, 2015 हाँ, में तो 1 लाख से ही कर रहा था। और वो हुआ क्यों था, मैं क्रूड ऑयल क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने क्रूड ऑयल का भी 30 साल का डेटा देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में। मेन उसका केस स्टडी था गल्फ वॉर में, जब सद्दाम हुसैन ने उठ के कुवैत के ऑयल व्हील्स को ही आग लगा दी है।
तो तब क्रूड ऑयल क्या कर रहा था मैं वो देख रहा था। तो येस देयर वर 5% सर्किट्स, पर जब मेरी बारी आई 2019 में, सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर भेजा था यमन ने सऊदी को, और अरामको के एक रिफाइनरी को लगा था। पर वो न्यूज़ आया, वो उन्होंने छोड़ दिया फ्राइडे को रात को या सैटरडे को, न्यूज़ आया दुनिया के 5% ऑयल रिजर्व्स खत्म हो गए। मंडे मार्केट सुबह सुबह क्रूड ऑयल खुला, ट्रिपल अपर सर्किट, ट्रिपल 15% ऊपर में। तो जो मैं 30 साल के डेटा में उसने नहीं किया, वो उसने जाके एक दिन में किया जब मैं ही बैठा हुआ था लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट, ओके। जब मैं शॉर्ट, क्योंकि दुनिया के 5% क्रूड ऑयल तो ट्रिपल अपर सर्किट लगा, तो आई लॉस्ट अराउंड 8-10 lakhs। तो मेरी हालत वैसी थी जैसे मुन्ना भाई MBBS में बोमन ईरानी नहीं था, मतलब जस्ट एक जब स्ट्रेस में आता तो हंस रहा है, तो लिटरली इट वाज लाइक दैट। आई लाइक व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। सो आई बिगैन टू अंडरस्टैंड कि आप अपना जितना मर्जी प्लान कर लो, रिस्क एंड में तो खाना है आपने मार्केट से, बट बिकॉज आई हैव ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन, मैंने एक ही बार खाया। जो बंदे ये रेगुलरली विदाउट SL लेके घूम रहे हैं वहाँ पे, वो खाने वाले हैं बार बार, बट पहला ही आपने जूता खाया मुंह पे तो आपका मन ही नहीं करता, फिर आपको लगता है यार ये मेरे लिए नहीं ये है। मैं छोड़ूंगा फिर भी नहीं, बिकॉज आई एम वेरी परसिस्टेंट, आई बिलीव इन व्हाट आई एम डूइंग, बट आई यू कैन सेफली से कि मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट होगा, क्योंकि मुझे अभी मैंने ₹1 रिस्क प्लान किया था, मुझे ₹4 देने पड़े, एंड I know it could have happened. It happened in the first trade only. I'll feel terrible. Correct. So this is why you will see traditionally I've always been 1, 2, 3 lots, but now you're starting seeing positions where I'm going 8, 10 lots. But the reason is because my SLs are like cut to cut. मतलब बिल्कुल बगल में आया. And it's risky to do this in futures. I know it. But then you cannot create a B2C product with less than 10,000 SL without doing it also. And the reason I have to do it is because of the obscene lot sizes. 10 लाख का लॉट, 5% का बफर आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे लॉट साइज 10 लाख का हो, चाहे लॉट साइज 1 लाख का हो। बट बिकॉज वो 10 लाख का डिसाइड हुआ है तो मुझे 50,000 प्लान करना पड़ा था, वो मैं तब तक खुश था, बट नाउ आई हैव चेंज्ड इट एंड दैट इज द रीजन व्हाई माय क्वांटिटीज आर डिफरेंट। मैं जानता हूँ इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द ट्रेडर्स करंट सिचुएशन जिसके पास 2.5 लाख है, बट आप क्वांटिटी में गलती किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव, कि एक ट्रेडर स्टॉक पिकिंग में गलती नहीं करने वाला है कि वो इन्फोसिस बुलिश है ये तो नहीं बोलने वाला है वो, ठीक है, वो रेंज है वो जानते हुए लेगा, वो अलग बात है, बट हम में से कोई उठ के नहीं बोलने वाला TCS वेरी बुलिश, नो वन इज गोइंग टू से दैट। ये गलती, सब गलती क्वांटिटी पे होता है, सब गलती अकाउंट साइज और प्लानिंग पे होता है। तो रिटेल ट्रेडर्स वो गलती करते हैं छोटा अकाउंट लेके, प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो गलती करते हैं चलते हुए सिस्टम को बीच में ट्वीक करके ड्यू टू वट एवर रीजन, और वट एवर रीजन क्या, अगर रेगुलेटर चेंज कर देगा तो हमें भी चेंज करना पड़ता है। 2022 तक मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों करता था, STT बढ़ना स्टार्ट हुआ मैंने शॉर्ट ड्रॉप किया, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, इट इज़ नॉट लाइक जस्ट जिसको लोग इतना बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना, ये लाइन बना प्रॉफिट, हमने भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाए, बट डू यू थिंक कि दैट इज व्हाट वी आर डूइंग? सो दिस इज माय पॉइंट दैट आई वांट टू मेक, देयर इज अ लॉट मोर टू दिस सब्जेक्ट। करेक्ट। तो सर आई गेस हमने काफ़ी हद तक स्ट्रैटेजी कवर कर ली है एंड मार्केट्स अच्छे लेवल पे डिस्कस कर लिया है, एंड आपने अक्रॉस सोशल मीडिया काफ़ी सारा कंटेंट प्रोड्यूस किया है, काफ़ी सारे पॉडकास्ट कंडक्ट किए हैं, तो वी हैव डन अ फन एक्टिविटी फॉर यू, जहाँ पे हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं। काफ़ी सारे फ़नी कमेंट्स पुट आउट किए हैं जो आप ट्रेडर कम्युनिटी ने ही लिखे हैं आपके लिए। Okay. तो आई थिंक इट विल बी फन, आप देखोगे तो। श्योर। सो द कमेंट गोज कि इनकी कुंडली में जरूर राहु केतु और शनि अच्छे घर में ही बैठा है। एंड आई बिलीव आपने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, तो आई थिंक आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे ये बात से। इट इज हिलेरियस, नहीं इन्होंने शायद तभी लिखा हुआ है, बट थैंक यू। सेकंड हाउस राहु, 8th हाउस केतु, 9th हाउस शनि, बट इट्स अ वंडरफुल कमेंट, सो द वाइल्ड वर्ल्ड हूएवर यू आर, थैंक यू फॉर मेकिंग दैट कमेंट। सो एक और कमेंट है, ही लुक्स लाइक टीचर भिड़े फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, आई हैव नॉट सीन दिस, आई डू नॉट नो। सर आपने तारक मेहता नहीं देखा? नहीं सर ये तो काफी पॉपुलर है। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली कंटेंट नहीं कंज्यूम करता हूँ। ओके। आई डू नॉट नो दिस तारक मेहता। ओके। एक काफी अच्छा कमेंट है आपके लिए कि आई हैव नेवर सीन एनीवन शोइंग देयर PNL लाइक दिस कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड ग्रेजुअल एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ कई पॉडकास्ट कंडक्ट किए गए थे जहाँ पे पीपल वर लाइक अपना करंट PNL दिखाइए, अपना करंट पोर्टफोलियो दिखाइए, करंट।
एंड मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि मैं जो ट्रेडर बना हूँ वो 2015 से लेके 20 में था, जब मैं नौकरी कर रहा था। सो मेरा करंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एन एक्सट्रैपोलेशन। आप करंट जान के क्या करेंगे? 2015 से लेके 20 तक मेरा ट्रेडिंग जर्नी कैसा था, लेट्स डिस्कस दैट, बिकॉज आई वाज एम्प्लॉयड, द व्यूअर्स आर एम्प्लॉयड। उससे compete कीजिए ना। आप 2025-26 के साहिल के साथ, मतलब जो 10 करोड़ के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, हाउ आर यू ड्रॉइंग अ पैरेलल? इसलिए आई ट्राई टू मेक माई प्रेजेंटेशंस फॉर थिंकिंग कि मैं सोचता हूँ कि सामने वाले के पास सिर्फ 2-2.5 लाख है। एंड इसलिए मैंने उस सेशन में भी आई शोड माई ट्रेडिंग PNL, नॉट करंट, बट जब से ब्रोकर दिखाता है तब से लेके टिल आई वाज एम्प्लॉयड फॉर मल्टीपल ईयर्स, 4-5 ईयर्स। ओके सर, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। ये इस सेगमेंट का नाम है सपोर्ट जोन। बेसिकली हम ये हमारी कम्युनिटी के लिए, ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए है, वेरिन हमने हमारी ट्रेडर कम्युनिटी से काफ़ी सारे सवाल पूछे एंड एक सर्वे में हमें पता पड़ा कि 66% ऑफ देम अग्री कि साइकोलॉजी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है फॉर सक्सेस ऑफ अ ट्रेडर, एंड बाकी के 33% ने बोला है कि रिस्क मैनेजमेंट होता है। और जबकि हमने उन्हें ऑप्शन दिए थे स्ट्रैटेजी, नॉलेज, एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी, तो उनमें ये उन्होंने पिक किया है। सो इज इट राइट? I don't know, but first of all, though, I really like the name Support Zone, not Trader Helpline, हाँ not Investor Helpline. I think South Korea या Taiwan में कहीं पे they're coming up with some suicide helpline. Support Zone sounds so mature, so it's a creatively thought of name, Support Zone, जहाँ पे traders are asking a question and they are putting an opinion. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शरीर का सबसे important part क्या है? कैनॉट नेम You वन। cannot name one. My point is, it's the full thing. It's complete it has to be in complete harmony, like the human body. एक perfect music क्या है? Perfect music is nothing but in harmony. So it's very difficult for me to give an answer like that. बट हमने एक और रिसर्च भी करी है हमारी कम्युनिटी में ट्रेडर्स के साथ ही, एंड वहाँ से हमने उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स पिक करी है जो यहाँ भी मेरे पास कार्ड्स के फॉर्म में है। एंड दीज आर बेसिकली टॉप 10 क्वेश्चंस जो मुझे लगे उन अक्रॉस कम्युनिटी, जो कॉमन प्रॉब्लम जो सब ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। सो विल पिक 3 रैंडम कार्ड्स फ्रॉम यू एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व, कि आप वो तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। That's a great idea, by the way. मतलब it's good to see you be so creative. थैंक यू। मुझे लग रहा है मेरा टैरो कार्ड सेशन टैरो कार्ड नहीं है सर, बट ये टॉप 10 प्रॉब्लम्स है जो ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं, एंड इसमें से आपको कोई भी 3 कार्ड पिक करने हैं एंड विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम। श्योर। तो पहले ये लिया जाएगा, ये, और क्योंकि वो वाला वो ये? बहुत दूर है। ओके। Emotional trading, being greedy and not following my own system while chasing profits. इमोशनल ट्रेडिंग, देखिए इमोशन होगा क्योंकि कैपिटल अंडर फंडेड है। अगर कैपिटल अंडर फंडेड होंगे आप तो इमोशंस आएंगे ही आएंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ है और आपने एक ही लॉट लेके बैठे हो जिसका एक्सपोजर 10 लाख का है, आप कभी भी नहीं डरोगे। बट अगर आप ओवर कैपिटलाइज्ड हो गए तो 1 करोड़ पे भी डरना स्टार्ट करो। इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑप्टिमली फंडेड एंड बीइंग ग्रीडी एंड नॉट फॉलोइंग योर ओन सिस्टम नहीं होता है। यू डू नॉट नो योर सिस्टम, आपने बैक टेस्ट नहीं किया है। देखिए a lot of people are seeing this assessment, you do not know. I would have scanned at least 1000 charts से ज़्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ 1000, दिन बर दिन उनको स्कैन किया मैंने। अपने आप से रैंडमली पूछा अगर ये होता तो मैं क्या करता, मेरा क्या पोजीशन होता, अगले दिन मैं क्या करता, और मैं मैन्युअली किया ये सब। यू कंपेयर इट टू टुडे, आप ही के ऐप में ना, सही के ही ऐप में, यू हैव दैट प्रैक्टिस सेशन थिंग। अगर मुझे वो 2015 में मिला होता ना, मैं पता नहीं अभी तक क्या क्या सिस्टम्स बना चुका था। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग इट रियली। मतलब एक आपको मार्केट का एक टेस्ट हो रहा है। मैं रैंडमली मारुति को स्क्रॉल करता, 2006 में लेके जाता, एक रैंडम कैंडल दिख रहा होता, मैं अपने आप से पूछता मैं यहाँ क्या करता, बाय करता है नहीं, नोइंग दैट कि ये स्टॉक आगे जाके फटा है। अगर मेरा सिस्टम फिर भी मुझे कॉल नहीं दे रहा है, व्हाट शुड द स्टॉक डू सो दैट माई सिस्टम गिव्स मी अ कॉल सो दैट आई कैन रैली अ मॉन्स्टर। ये सवाल आपको पूछेंगे तो ये आपको आंसर आएगा। यू विल नॉट चेस, इफ यू सी बिग विनर्स यू विल नेवर चेस देम। सो आई थिंक दैट शुड बी द आंसर फॉर दैट वन। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग राइट एंट्री पॉइंट्स, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग राइट एंट्री पॉइंट्स, इसको मैं पहले 2 हिस्सों में बांटूंगा। देयर आर 2 वेज टू एंटर इन द मार्केट। एक है कंडीशनल ऑर्डर, जहाँ पे एक स्टॉक 100 रुपये पे है, आप कंडीशन ये देते कि अगर वो 102 पे आएगा तो मैं लूंगा, उसको हम कंडीशनल स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलेंगे। दूसरा हो गया लिमिट ऑर्डर, स्टॉक 100 रुपये पे, आप बोल रहे हैं अगर ये 98 पे आएगा तो मैं से लूंगा। जनरली लिमिट ऑर्डर्स डू बेटर, बट कंडीशनल ऑर्डर से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्लान करना इज मच ईजियर।
फॉर एग्जांपल अगर आप 2003 से लेके 2007 का निफ्टी का डेटा देखेंगे, तो जिसने भी लिमिट ऑर्डर डाला है उसने प्रॉफिट कमाया है। बट जिस बंदे ने, अभी आप विजुअलाइज कीजिए, 2003 से 2007 तक मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 4 सालों में 3 गुना हो गए। हर स्टॉक बुलिश ट्रेंडिंग है। तो आप हर स्टॉक पे जब लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 2007 में, वो सब के सब ट्रेड हुए, सब के सब ने एसएल लगाया, और अगर आप नहीं निकले तो 60% 80% गिरे। That is the reality of a limit order. It works when the market is unsure of a trend, but in an established trend, it becomes a big problem. कंडीशनल ऑर्डर अगर आप डालते हैं तो 2007 का जब पहला फॉल आता, जब वो पहला बाउंस आता, आप आते, पर दूसरे बाउंस के बाद आप नहीं आते, जो मैं आपको अपने चार्ट्स में भी बता रहा था। सो राइट एंट्री एंड राइट लॉजिक से पहले लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक डू यू वांट टू ट्रेड। ओके। एक साइड पे मैं इन स्टूडेंट को बोलूँगा कि आप अशोक लेलैंड, आइकर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, इनका स्टॉक रखें। बिल्कुल उसके ऑपोजिट में आपसे टाटा मोटर्स रखें, एंड अपने आप से पूछें विच वन ऑफ द टू चार्ट्स आर यू मोर कंफर्टेबल ट्रेडिंग, स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव द 5 मंथ मूविंग एवरेज या स्टॉक्स ट्रेडिंग बिलो द 50 मंथ मूविंग एवरेज। पहले ये कंफर्ट आइडेंटिफाई करें, बेस्ड ऑन योर चॉइस आपका एंट्री सिस्टम बनेगा। बट अगर आपने ये पार्ट नहीं किया और सिर्फ एंट्री खोज रहे हैं, तो फिर तो दुनिया के हर स्टॉक पे हर लेवल पे किसी ना किसी सिस्टम के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगा, तभी तो ट्रेड होता है। So that would be the order. First order is trend. Entry is the fifth final step. Trend, momentum, volatility, volume, price action, or price action के through your entry comes. After buying any option and then continuously seeing the price, this basically means the person is nervous. करेक्ट। This is again account size problem. This has nothing to do with the trade. This is a complete account size problem, and this will be addressed if the account is optimally funded. सीधी सी बात है, ऑप्शन ट्रेडर को 50 गुना बफर कैपिटल रखना चाहिए। कहने का पॉइंट ये है, अगर आपको लग रहा है कि आपके हर एक ऑप्शन के ट्रेड में आप 4,000 रुपये रिस्क कर रहे हैं या 5,000 रुपये रिस्क कर रहे हैं, तो आपको 2.5 लाख रुपए का रिस्क कैपिटल चाहिए। और अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे 50% का ही ड्रॉ डाउन चाहिए, तो फिर अकाउंट का वैल्यू 5 लाख चाहिए। तो उस 5 लाख के अकाउंट में आप 2.5 लाख कैश में डालेंगे यूजिंग द मेथड वी सेड। 2.5 लाख का रिस्क कैपिटल अब आप ऑप्शन में डालेंगे, और 2.5 लाख का रिस्क कैपिटल करते हुए 5,000 से ज़्यादा का ऑप्शन, मतलब 5,000 से ज़्यादा पर ट्रेड रिस्क आप नहीं लेंगे। अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे, यू विल बी अ वास्टली सुपीरियर ट्रेडर, एंड यू विल सी द प्राइस बिकॉज यू एन्जॉय इट, नॉट बिकॉज यू आर फियरिंग इट। आपको मज़ा आ रहा है, आपको सिस्टम का फीडबैक आ रहा है। आई बिलीव इफ वी फॉलो दैट ऑर्डर, दिस आंसर कुड बी, दिस कंसर्न कैन बी एड्रेस्ड। करेक्ट। थैंक यू सो मच साहिल सर, इट वाज फन, आपके साथ इंटरैक्ट करके हमेशा ही मज़ा आता है, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड अगर आप लोगों को कुछ और भी सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, या किसी और एक्सपर्ट के साथ आपको बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमारी टीम उस एक्सपर्ट को लाने की कोशिश करेगी आपके लिए। सो मिलते हैं आपसे अगले शो में।